गुजरात के अहमदाबाद का सारा युवा जितने भी दिल में एक विकास और तरक्की की उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे सभी युवा साथी, मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दुनिया में अपने कामों से शिक्षा, बिजली और सेहत में क्रांति लाने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात से हमारे जितने भी पदाधिकारी, आम आदमी पार्टी के युवा साथी, सबसे पहले आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, सबसे पहले मेरे सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग भाषण नहीं देते, हम लोग आपके साथ बातें कर दें। भाषण वो होता है जो किसी द्वारा लिखा जाए, फिर उसका रट्टा लगाया जाए, फिर वही बात बोली जाए, कॉमा और डंडी भी चेंज ना हो, तो वो तो होता है भाषण के आज क्या बोलना है, कैसे भावनाओं को भड़काना है, किस बात से लोग जो है वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलनी, उसको भाषण कहते हैं। जो हम करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हम करते हैं बातें, जैसे आप लोग करते हो, बस स्टैंड पर बैठकर बातें करते हो, चाय की रेडी, समोसे की रेडी पर बैठकर बात करते हैं हम, गांव देहात में खेत में बैठकर बातें करते हैं। वो बातों में सच्चाई होती है, उन बातों में आदान प्रदान भी होता है। हम सिर्फ बोलते नहीं, हम सुनते भी हैं। और जो बीजेपी वाले सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। जब मन की बात पूरी कर ही दी तो फिर रेडियो से क्यों दोबारा करनी पड़ रही है? लोगों के मन की बात सुन लो ना, लोगों के मन की बात सुन लो, लेकिन सुनने की आदत नहीं है। मतलब इन्होंने जितने साल हो गए राज करते हुए, जब किसान आंदोलन चला, उधर से डॉक्टर भी एम्स के वो भी हड़ताल पर थे, इधर किसान भी। अब कभी टेबल पर बैठने की तो आदत है नहीं कि बातचीत करके कोई मसला सुलझा दें। अब इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इनको कहां बुलाएं। किसानों के साथ मीटिंग करते थे विज्ञान भवन में और कृषि भवन में डॉक्टरों के साथ। इनको पता ही नहीं चल रहा था कहां, कृषि भवन में किसानों को बुलाओ, विज्ञान भवन में डॉक्टरों को बुलाओ, लेकिन कभी बात की नहीं किसी से, बैठे नहीं, टेबल पर बैठने ही नहीं आता, समस्याओं का हल नहीं, चलते रहने दो बस जो चलता है। सो आज हम आपके पास आए हैं कि जो यूथ है हमारे देश का, उसमें बहुत एनर्जी है। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ हमें कहा जाता है। 65% हमारा जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से नीचे है, किसी और देश में नहीं है। बहुत एनर्जी है, अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। अगर यही एनर्जी किसी गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई तो ये खतरनाक भी हो सकती। बुरी संगत में जा सकते हैं हमारे युवा, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं हमारे युवा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहां भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। तो आज हम आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी की सरकार लेके आओ। जो सिस्टम में आप बदलाव चाहते हो उस सिस्टम का खुद हिस्सा बनो और खुद बदल दो उसको। वो काम सिर्फ आम आदमी पार्टी करवा सकती है। रामलीला ग्राउंड से
निकली हुई पार्टी, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, हर वर्ग का अधिकारी, चाहे वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो समाज सेवी हों, एनजीओ वाले हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, हमारी पार्टी में है। हमारी पार्टी में कोई राजनीतिक पार्टी से निकाले हुए, छोड़े हुए, निकले हुए वो नहीं। हम तो नए तजर्बे करते हैं। पंजाब में हमारी 92 सीट्स हैं। 92 में 92 में 82 फर्स्ट टाइमर हैं। 26 27 साल के लड़के लड़कियां हैं एमएलए। कभी सोच सकते हैं हम इन पार्टियों में कि 26-27 की उम्र में हमें मौका मिलेगा? तहसील का प्रधान भी नहीं बनाते, क्योंकि इनके अपने ही नहीं खत्म होते भाई। अपने रिश्तेदार, भूआ, फुफ्फा सब चलते हैं। आम आदमी पार्टी है जो यंग लड़के लड़कियों को विधानसभा और पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक लेके जाती है। यह आम आदमी पार्टी का कमाल है। नया ब्लड, नए आइडियाज, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, वो कहां से निकलेंगे? यूथ से। यूथ के पास कुछ नया करने के लिए है, अगर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो जहाज होता है बहुत ताकतवर होता है, 747, 787, 350 पैसेंजर, उन सबका सामान, 1.25 लाख लीटर के आसपास तेल और अपना वजन लेकर उड़ जाता है। इतना ताकतवर होता है इंजन, उसकी इंजनों में ताकत। लेकिन जब वो जहाज अहमदाबाद के एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा है तो उसकी ताकत जीरो होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता। बैक वो हो नहीं सकता, आगे वो जा नहीं सकता, तो क्या करे? कुछ भी नहीं। तो एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है, वो ट्रैक्टर उसको, जहाज को ऐसे सीधा करके रनवे की तरफ उसका मुंह कर देता है। जहाज को रनवे नजर आ जाता है। फिर वो ट्रैक्टर को कहता है, थैंक यू वेरी मच, आपका काम खत्म, अब मेरे इंजनों पर यकीन है। आगे उसके इंजनों पर डिपेंड करता है, वो 40 मिनट में दिल्ली उतरता है या फिर 14 घंटे के बाद सैन फ्रांसिस्को उतरता है। ये उसके इंजन पर डिपेंड करता है। हमारे यूथ जो हैं सभी जहाज हैं। आपके टैलेंट के इंजन पर आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रत्ती भर भी शक नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर इंजन है आप लोग। लेकिन कोई ट्रैक्टर बन के नेता सामने नहीं मिला जो हमको रनवे का रास्ता दिखा दे, बस उसके बाद उड़ना हमारा काम है। आम आदमी पार्टी आपको रनवे का रास्ता दिखाए कि कैसे उड़ना है। दिल्ली में लोग कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे? जाके देखिए, सरकारी स्कूल, प्राइवेट से अच्छे स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक, बच्चों के लिए स्पेशल लैब्स, ये सरकारी स्कूलों में। अब तक 4 लाख बच्चे ने, जो उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने प्राइवेट से हटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिए हैं दिल्ली में। ये क्रांति नहीं तो और क्या है? जब ये कह रहे हैं केजरीवाल कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, जब ट्रंप की वाइफ ने सरकारी स्कूल दिल्ली के देखने चाहे, इच्छा व्यक्त की, पहले तो उसको आधा पौना घंटा मनाया गया, ये जिद मत करो, ना देखो। लेकिन वो नहीं मानी, मैं तो देखूंगी सरकारी स्कूल। तब फिर बीजेपी वालों ने एमसीडी के स्कूल क्यों नहीं दिखाए? अरविंद केजरीवाल के पास क्यों आए, एक स्कूल की चाबी दे दो जी, स्कूल हमारे वाले दिखाने पड़े। फिर फर्क है। शिक्षा में क्रांति आई है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है 27 साल में। अमित शाह जी स्कूल का उद्घाटन करने गए थे। वो मिर्जा गालिब के शेर को अगर दूसरी तरफ से चेंज कर देना कि हैरत हुई
हैरत हुई साहब आपको स्कूल में देखकर, ऐसी हैरत हुई आपको स्कूल में देखकर ऐसा क्या हुआ कि खुदा याद आ गया, कि शिक्षा याद आ गई, भगवान याद आ गया, रब याद आ गया। सो अब उनको शिक्षा की तरफ आना पड़ रहा है, पहले नहीं आते थे ये। तो आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब धर्म, जाति, लालच, ये वो, पैसा, ये सब नहीं चलेगा। अब सिर्फ काम की राजनीति पर वोट जो है वो दिए जाएंगे। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट, और पंजाब में इसको फॉलो किया गया है। पंजाब में 6 महीने हुए अभी हमारी सरकार बने हुए, तो 36,000 के आसपास हमारे कच्चे मुलाजिम हैं, युवा हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए या टेम्परेरी रखे हुए हैं। हमने शुरुआत की, उनका कानूनी जो दांव पेच थे वो उसमें ना फंस जाएं, बिल्कुल क्लियर करके हमने शुरू किया। टीचर डे वाले दिन 5 सितंबर को हमने 8400 से ज्यादा टीचरों को पक्के किए सबसे पहले। अब और विभागों में भी कच्चे मुलाजिमों को पक्के करते जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा हमने नई नौकरियां निकाली, और उनकी भर्ती, हर रोज नियुक्ति पत्र मिलते हैं। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए उसके लिए। हमारे यहां पंजाब में भी ऐसा होता था पहले, जो भी सरकार बनती थी वादे बहुत बड़े बड़े करती थी, सरकार बनते ही बस बयान आने शुरू हो जाते, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा जो है ही खाली उसको खजाना क्यों कहते हो? अलमारी को हो, कुछ और कह लो, खजाना तो वो होता है जिसमें कुछ हो, पैसा वैसा। तो नेताओं के लिए खजाना कभी खाली नहीं होता, जनता के लिए खाली क्यों हो जाता है? आते ही हमने सबसे पहला फैसला किया, हमारे यहां पंजाब में विधायक जो हैं, जितनी बार विधायक बने उतनी बार की पेंशन मिलती थी। कई ऐसे विधायक भी थे जो 6-6 बार जीते हुए हैं, 6ठी बार 7वीं बार उनको टिकट नहीं मिला, जहां हार गए। उनको 4.5, 5, 5.5, 6 लाख पेंशन मिलती थी हर टर्म की अलग से। कई विधायक ऐसे हैं पंजाब में जिनको हारने में फायदा है, क्योंकि जीतेंगे तो सिर्फ सैलरी मिलेगी, हारने के बाद लाखों की रुपए की पेंशन मिलेगी। हमने आते ही एक्ट हम विधानसभा में लाए, 1 विधायक 1 पेंशन। बस भाई, आते तो आप हम जनता के पास आते हो कि सेवा का मौका दीजिए। अब सेवा इतनी महंगी पड़ती है जनता को, भाई ऐसी सेवा ही नहीं चाहिए आपकी। सो खुद मालिक बनो देश के। कई बार यूथ बातें करते करते ऐसे कह देता है, हाँ ये भी है, ये भी ठीक है तेरी बात, ये है, सिस्टम ठीक नहीं है, करप्शन बहुत है, बेरोजगारी है, चलो हमने क्या लेना। क्यों भाई, हमने क्यों नहीं लेना? हमारा देश है, हमने हिसाब लेना है इनको। अभी 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी। अगर वो भी ये सोच लेते कि हमने क्या लेना है, तो क्या यहां बैठे होते आजादी में? जिस उम्र में युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल मांगते हैं, उस उम्र में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी अंग्रेजों से मुल्क मांग रहे थे कि हमारा देश दो हम। तो उनके कदम चिन्ह पर चलना है। हम तो 0.01% भी उनके कदम चिन्ह पर चल जाएं तो भी बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। भगत सिंह जी ने तो ऐसे हालातों में उन्होंने क्रांति लेके आए थे, वो बहुत ही उल्ट हालातों में, वो ऐसे सभाएं नहीं कर सकते थे, वो कहीं पर्चे नहीं बांट सकते थे, वो रात को चोरी में पर्चे बांटते थे, भेष बदल कर रहना पड़ता था, फिर भी क्रांति ला दी। जिस क्रांति की हम बात करने आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, आपके साथ बात करने आए हैं, उस क्रांति में कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं फटेगा, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं है। एक पोलिंग बूथ पर अंदर जाके एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन में झाड़ू वाला बटन दबा के क्रांति आ रही है बस।
वो बटन जो है ना, आप जब भी वोटिंग करने जाओगे ये बात याद रखना कि भगवंत मान आए थे, उन्होंने कहा था जब भी वोट डालने जाओगे वोट वाले दिन ये सोच लेना जो बटन है वो मशीन का ना तो वो कमल के फूल का है, ना हाथ के पंजे का है, ना किसी सीढ़ी का है, ना तीर कमान का है, ना हाथी का है, ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके परिवार के फ्यूचर का, भविष्य का बटन है, तरक्की का बटन है। अगर गलत बटन दबाओगे समझो अपने परिवार को, अपने परिवार के फ्यूचर को 5 साल के लिए गिरवी रख दिया। सही दबा दोगे तो दिल्ली और पंजाब की तरह गाड़ी पटड़ी पे आ जाएगी। बस यही फर्क है। हम लोग इस अभी हम पत्रकार हमसे पूछ रहे थे एयरपोर्ट पे कि जी बीजेपी ये कह रही है कि हमने 100 दिन में यूपी में इतने काम कर दिए। मैंने कहा जी फिर इनके वाले 27 साल कहां गए? अभी यूपी वाले गिनाने पड़ रहे हैं। अगर गुजरात मॉडल सचमुच में अच्छा होता ना तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से कोई विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए तो गरीबी छिपाने के लिए दीवार ना बनानी पड़ती। हम उनको मतलब इधर नहीं देखने देते, इधर मत देखना, बस ऐसे सीधे सीधे चले जाओ, इधर तो हमारे काम बोलते हैं। हद है, हद है। कितनी देर झेलेंगे यार हम? आओ देखो, हमें कोई राजनीति का शौक नहीं। हमने क्या लेना था? आईआरएस ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर। उस नौकरी को लात मारी, कहा नहीं देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम बदलने की ठान ली। मैं फेमस आर्टिस्ट था, आपने देखा होगा लफ्टर चैलेंज वगैरह में हम जाते थे, पंजाबी में बहुत देर से काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी राजनीति की? बस हमें यह था कि अगर इनसे नहीं होता चलो हम करके दिखाते हैं। क्योंकि ये बोलते थे हमें, जब आंदोलन चल रहा था तब ये बोलते थे, ताने मारते थे, सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। सड़कों पर कानून नहीं बनते, चुन के आइए। हमने अभी पार्टी बना ली, अब चुन के आ गए। चुन के आ गए तो पार्लियामेंट में मैं गया, जो सबसे ज्यादा बोलता था कि चुन के आइए, सबसे पहले मैंने उसी को कहा। मैंने कहा जी हम तो चुन के आ गए, आप राज्यसभा से आए हो, चुन के आओ, चुन के आओ। तो इनको ये लगता था कि ऐसे थोड़ी होता है, कोई नई पार्टी आएगी और हमारा धंधा बंद कर देगी। लेकिन हो जाता है, हो जाता है। मैं इनको, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, गरीबों का हक मारते हैं, सड़कें, गलियां, स्कूल, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पर जेब नहीं लगी होती। कुछ नहीं साथ जाएगा, सिर्फ अच्छे काम अगर कर लोगे 4 आदमी याद कर लेंगे। क्योंकि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ये वक्त से खेलते हैं, ये अहंकार करने लगे हैं, अहंकार आ गया इनमें। ये वक्त से खेलने लगे हैं कि हम वक्त हमारे मुताबिक चलेगा। बड़े बड़े मुगल अंपायर आए थे यहां पे, 800 साल राज कर गए हमारे देश पर, कोई उनका विरोधी नहीं था, सिर्फ अहंकार ने मरवाया था उनको। वो भी ऐसे समझने लगे थे कि वक्त हमारे मुताबिक चलेगा, लेकिन नहीं, आदमी को वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। अभी अभी नोकिया की डील हुई है, नोकिया गूगल ने खरीद लिया। जिस दिन डील फाइनल हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोकिया के मालिक से पूछा गया नोकिया बिकने का कारण क्या है। उसने रो के कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन हम वक्त के साथ चल नहीं पाए, हम वक्त के मुताबिक चेंज नहीं हुए। यही मैं आपको कहने आया हूं, 27 साल हो गए, अब वक्त के साथ चल लो।
वक्त आम आदमी पार्टी का है, वक्त आम लोगों का है, वक्त पारदर्शिता की, ईमानदारी की राजनीति का है, वक्त स्कूलों में अच्छी शिक्षा का है, वक्त हमारे बुजुर्गों के अच्छे इलाज का है, वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वक्त इंडस्ट्री का है, वक्त जो है वो हमारे देश को नंबर 1 बनाने का है। इसलिए साथ दे दी, आपके साथ की जरूरत है। और युवा जो है, हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, जो यूथ है वही चलता है हमारे साथ, मोटरसाइकिल में तेल भी अपना डलवाते हैं। और हमारे लिए हमसे पैसे, हमारे पास पैसे है नहीं, इनके पास तो बहुत माल है, बहुत लूटा हुआ माल है देश का। इनको ये लगता है कि पैसे से खरीद लेंगे हम लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं होता। खरीदोगे भी तो उसको ना जो मंडी में होगा, जो मंडी में नहीं उसका क्या कीमत लगाओगे उसकी। अभी इनको एमएलए खरीदने की आदत पड़ गई है, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो। जहां इलेक्शन से नहीं सरकार बनती वहां बाई इलेक्शन से बना लेते हैं, नया तरीका निकाल लिया। दिल्ली में कोशिश की, इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं वो दिल्ली में। पंजाब में कोशिश की, एक भी नहीं गया, क्योंकि आम घरों के बेटे बेटियां हैं। वो सौदेबाजियां नहीं करते, वो विश्वास पे खड़े रहते हैं लोग। आम लोग कभी करप्ट नहीं होते, आम लोग देशभक्त हैं। आप लोग टैक्स देते हो, कई सोचते होंगे हम कब टैक्स देते हैं, हमसे तो हम कभी टैक्स मांगा नहीं। ये मत सोचना। टैक्स कब देते हो आप? सुबह जब जगते हैं हम, चाय बनानी है, आपने लाइटर ऑन किया, गैस ऑन की, टैक्स शुरू, गैस पर टैक्स है और हर महीने बढ़ा देते हैं उसका रेट। उसके बाद उसमें पत्ती डाल ली, टैक्स है, चीनी डाली, टैक्स है, दूध के बाद फोन किया, मोबाइल फोन, टैक्स है। आप कहीं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं गए शहर में, पेट्रोल डीजल डलवाया, टैक्स है। शाम को खाना खा के पंखे के नीचे, पंखा चल रहा है, पंखे के नीचे आराम से लेट कर कहते हो शुक्र है अब टैक्स नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पंखा चल रहा है, टैक्स है। हम तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खजाना कैसे खाली हो जाता है? तो आपका पैसा है, कोई बैंक को लूट के जाता है ना, तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमारा पैसा जाता है, किसी न किसी तरीके से हमसे लिया जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं यूथ को कि यूथ जिधर हो जाए तख्ते पलट जाते हैं, क्योंकि यूथ के पास पावर है। वो जमाना गया कि बड़े पिताजी ने बोल दिया इसको वोट देना है, पिछले 40 साल से इनको वोट दे रहे हैं, चलो जी पूरे परिवार की वोट उसको ना। अब यूथ की बात मानते हैं और अपने अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को भी कहना कि आपके कहने पर हमने बहुत बार वोट दिया, एक बार हमारे कहना मान के देख लो, उसके बाद जिंदगी में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, फिरका परस्ती की बातें कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में भी मैंने बोला था, ये पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था, मैंने कैसी बातें मत करो, देश के लोग हमारे अमन पसंद हैं, भाईचारक साझ हमारी बहुत कमाल है, बॉन्डिंग हमारी, सोशल बॉन्डिंग आप तोड़ नहीं पाओगे, गलत फहमी में हो। मैंने पार्लियामेंट में बोला था ये कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और ये कहते हैं जी जहां अरविंद केजरीवाल ने सभा कर ली, वो मैरिज पैलेस वाले का मैरिज पैलेस पे बुलडोजर चलवा दो। हद है, मतलब हमको सभा नहीं करने देते, तुम अपनी सभा कर लो, इसमें हमारा क्या कसूर है कि आपके यहां लोग नहीं आते? हमारा क्या कसूर है इसमें? आप अपनी रख लो, बराबर रख लो, आप अपनी सभा करो, हम अपनी सभा करेंगे, आप अपना प्रोग्राम रखो, हम अपना रखेंगे। लोग मालिक हैं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर।
बड़े बड़े लोगों का अहंकार तोड़ा है लोगों ने। पब्लिक है जी, पब्लिक है, सब जानती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो बहुत डंडे खाले हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। बीजेपी वालों, आप गुजरात से जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा दो, इनकलाब। भगत सिंह का जन्मदिन है, भगत सिंह का ये नारा है, तो थोड़ा जोर से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। हैं अभी भी जिन्होंने हमारे इनकलाब का दिया जो है वो बुझने नहीं दिया। इस इनकलाब के दिए में तेल की जगह हमें खून भी देना पड़ जाए, हम इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज के लिए मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना, थैंक यू। खूब खूब आभार साहेब श्रीनो। હવે આપણે જેના માટે આજે સંવાદ માટે ભેગા થયા છીએ, તો હું ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે વિદ્યાર્થીઓના જે પ્રશ્નો છે બધા આપણે ભેગા કરીને મૂક્યા છે, કે યુવાઓના પ્રશ્નો છે, આપ આગળનો દોર સંભાળશો। બધાનું સ્વાગત છે। હવે આપણે સંવાદ કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ। આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને આપણા રાજ્યના તો નહીં પણ બીજા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સાથે ડાયરેક્ટ વાત કરવા મળે છે। તો સૌથી પહેલા હું બધાને વિનંતી કરીશ કે ટૂંકમાં અને મુદ્દાસર પોતાની વાત રજૂ કરે તો વધારે લોકોને આવરી શકાય। જાદવ સંજયભાઈ છે ઈસનપુરથી, તેઓ ભરતી કેલેન્ડર વિશે વાત કરવા માંગે છે। જાદવ સંજયભાઈ, ઝડપથી હાથ ઊંચો કરજો। આપો માઇક, આપો ઇધર माइक। माइक कई बाजू है? हाँ, माइक जरा जल्दी से पहुंचाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भर्ती कैलेंडर में जो हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि साल में जितनी भी भर्ती हो वो पहले से कैलेंडर में हो जाए कि ये भर्ती आने वाली, ये भर्ती आने, जो वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीदवार आता नहीं हो तो उसको मेरिट के हिसाब से भी भर्ती होनी चाहिए सर, और महकम के हिसाब से पूरी भर्ती होनी चाहिए। थैंक यू। प्रजापति विरल कुमार है, हिम्मतनगर थी आवेला है, वो कंप्यूटर शिक्षक विषय बात करो। हेलो सर, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है वो बोल रहे हैं कि गुजरात नंबर 1 है, डिजिटल गुजरात बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात की सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे कंप्यूटर टीचर भी नहीं है। 2012 से लेके 2022 तक 114 ही भर्ती की है। कैसे बनेगा? कैसे वो गरीब बालक है वो कैसे पढ़ेगा? थैंक यू सो मच। कमाणी राजभाई है, नरोड़ा थी है, प्राइवेट कॉलेज बाबते कंईक कहेवा मांगे छे। राज कमाणी, नरोड़ा। मैं पोते बीफार्म पूરું કરેલું, હવે એમફાર્મ हिंदी। એટલે अभी मैंने बीफार्म कंप्लीट किया है। अभी एमफार्म में एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा बोलता है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा 2 लाख 4 लाख, इसके बिना आपके एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा इसका कुछ निराकरण लावे। थैंक यू। चौहान विपुल भाई है, बापूनगर थी, ये प्राइवेट स्कूलों की फी बाबते कंईक कहेवा मांगे छे। हेलो, અત્યારે પ્રાઇવેટ સ્કૂલોની ફી બહુ જ વધારે છે અને हिंदी મને में। अभी प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ही बढ़ चुकी है और पूरा हो नहीं है, और सरकारी स्कूल अच्छी हो ऐसा है। आकाश भाई पटणी बापूनगर थी है, सरसपुर थी, तेओ परीक्षा सरकारी परीक्षा बाबते कहेवा मांगे। आकाश पटणी, आपो इधर। हाँ बोलो बोलो, मोटा पास। हेलो, स्पर्धात्मक परीक्षा के अनुरूप आप कौन सा कायदा लाना चाहते हो? हिंदी में बोलो एक बार। ठीक है, वो बोलो। स्पर्धात्मक परीक्षा के अनुरूप आप कौन सा कायदा लाने चाहते हो जिसे वो पेपर फुटे सब वो रुक जाए? ठीक है। मधेशिया करण भाई છે નરોડાથી છે હાજર છે? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा होने से इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गुजरात में आम आदमी की
आम आदमी की पार्टी आएगी तभी जाके इसमें कुछ बदलाव होगा, इसके पहले नहीं हो सकता जब तक भाजपा रहेगी। ગુર્જર જિગ્નેશ છે, સાવરકુંડલાથી આવ્યા છે. બહુ સરસ પ્રશ્ન એમનો છે કે સરકારી ભરતીઓ ચૂંટણી ટાણે જ કેમ આવે છે. ગુર્જર જિગ્નેશ છે હાજર? આપો આપો. सर, जो एग्जाम आते हैं वो जो एमएलए का इलेक्शन आता है तभी आता है, उसमें भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हैं, तो उसके लिए जो हम एलआरडी एग्जाम है अभी उसमें कॉमन स्टूडेंट हो उसको निकाल देना चाहिए, उसको वेटिंग लिस्ट આપना चाहिए. રાણા મીનાક્ષી છે ગોમતીપુરથી છે હાજર? એલઆરડી પરીક્ષા વેઇટિંગ લિસ્ટ બાબતે મહિલા. ચૌધરી કીર્તિભાઈ છે, બનાસકાંઠા લાખણીથી છે હાજર? એમના પછી પંચાલ બીજલ રમેશભાઈ વટવાથી, ભીલ પ્રિયંકા સંજયભાઈ શાહીબાગથી, પટણી વિકાસ રાજુભાઈ સરસપુરથી છે, પટેલ છે હાજર? પુષ્પા માલીવાડ લુણાવાડાથી, खानपुरથી આપો. सर नमस्कार, जय सोमनाथ। मेरा नाम है जयदीप प्रजापति और मैं सोमनाथ से आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जब भी सरकार ने अभी हाल ही में 2022 में बहुत सारी एग्ज़ाम लिए हैं सर, उसमें किसी में भी वेटिंग लिस्ट या रिवाइज मेरिट का सर प्रावधान नहीं है, तो सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं सर। और इसमें से अभी लास्ट में भी चला एलआरडी जो कि गुजरात पुलिस 2022 का भर्ती है सर, उसमें भी वेटिंग या किसी और का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे 3000 कैंडिडेट है जिसने सर बिन सचिवालय पीएसआई फॉरेस्ट अदर एग्जाम पास किए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर। अभी उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन वो ज्वाइनिंग अपने कैडर में करेंगे, सचिवालय हुआ, पीएसआई हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो उसकी जगह इधर खाली रहेगी सर। तो उसके हिसाब से यह जगह 3000 खाली रहने वाली है। जैसे सेंट्रल में भी चल रहा है सर कि 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे एक रिवाइज मेरिट का सर सिस्टम है, ताकि जो कैंडिडेट नहीं आता उसकी जगह पर दूसरे को ले लिया जाए, ताकि सर जिसके हिसाब से जितनी वैकेंसीज निकलती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए सर। तो सर वो हमको नुकसान हो रहा है एलआरडी 2022 में और दूसरी एग्जाम में भी हो रहा है, बिन सचिवालय में भी और बहुत सारे में हो रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ सब मार्गदर्शन कीजिए और हमारा ऐसा कुछ हमको कुछ अच्छा सर इसके बारे में कुछ आपके आशा है। બારૈયા હિરલબેન ગણેશપુરા બાયડથી છે. બારૈયા હિરલબેન. हेलो, हाँ सर, मैं पुष्पा मालीवाड़ बोल रही हूँ लुणावाड़ा विधानसभा से। हमारे यहाँ स्कूलों जो है सरकारी स्कूल में, उसमें पीने का पानी तक नहीं है और कंप्यूटर तो है ही नहीं सर। कंप्यूटर नहीं है, पीने तक पानी नहीं है, कुछ भी मतलब रोड जो है स्कूल तक जाता है वहाँ भी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं मेरी यही रजूआत है। और जो कॉलेज है एमए के लिए जाना पड़ता है, बीएड के लिए जाना पड़ता है, बीए के लिए जाना पड़ता है, तो वो 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमारे यहाँ। ओके, તો છેલ્લે એક પ્રશ્ન લઈ લઈએ. ટીઆરબી જવાનો અને એસઆરપીના વેઇટિંગ લિસ્ટના જવાનો પણ આવેલા છે. યાદવ અલ્કેશ અસારવાથી ટીઆરબી જવાનો માટેની રજૂઆત લઈને આવ્યા. યાદવ અલ્કેશ અને એસઆરપીએફના વેઇટિંગ લિસ્ટમાંથી આવેલા યુવાનમાંથી એક યુવાનને માઇક આપીએ. આપો આપો આદેજી. जय हिंद सर, मेरा नाम पटनी अजय है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। गुजरात सरकार के द्वारा 2016-17 में पुलिस की भर्ती की थी, उसमें 17,532 वैकेंसी थी, उसमें 20% वेटिंग लिस्ट रखा था। उसमें जो 10% वेटिंग लिस्ट ओपन किया है, 10% वेटिंग लिस्ट अभी तक बाकी है। तो उसमें जो 17,532 वैकेंसी थी उसमें 1500 जगह खाली है। फिर भी हमारा 1168 उम्मीदवार है जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं है। तो हमने 4 साल से गुजरात सरकार जो मुख्यमंत्री है अभी और जो पहले थे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को रजूआत की थी और आवेदन निवेदन भी किया था। वो लोग बोल रहे हैं आपको 3 दिन में बुलाएंगे, 1 हफ्ते में बुलाएंगे, 15 दिन में बुलाएंगे, ऐसी बात कई बार बोल चुके हैं, मगर हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया नहीं है। हम ऐसे परिवार में से मैं और उसमें
मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है, मेरे पापा की 65 साल की उम्र हो चुकी है। अब मैं 4 साल से रजूआत कर रहे हैं और हमको ऑर्डर दे नहीं सकते। अब मैं मेरे परिवार की जवाबदारी मेरे माथे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप ऑर्डर अभी अपॉइंटमेंट देंगे नहीं तो मेरे तो गुजारा भी मुश्किल हो जा सकता है। તો બધા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મોટાભાગના પ્રશ્નો જે છે SRPF વેઇટિંગના છે, LRD વેઇટિંગના છે, સ્કૂલની હાલતને લઈને છે, પેપર ફૂટવાની બાબતોને લઈને છે, TRBના પ્રશ્નો છે, સરકારી ભરતી પરીક્ષામાં જે અનિયમિતતા છે એને લગતા મોટાભાગના પ્રશ્નો છે, એટલે રિપીટેશન ન થાય એના માટે આ SRPF સિલેક્ટેડ ઉમેદવારો જે છે એમનો પણ પ્રશ્ન છે, સાહેબનું મેં ધ્યાન દોર્યું છે. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. नमस्ते सर। सर मेरे पापा को एक्सपायर हुए 13 साल हो गए, मगर स्टेट ट्रांसफर में कोई भर्ती नहीं हुई। हम सचिवालय जाते हैं तो पुलिस वाला हमें डंडे मारते हैं बस, और कोई हम पर ध्यान नहीं देता। हम नौकरी की मांग किससे करें सर? सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए प्लीज। GSRTC वारसदार में सर मेरा भाई आश्रित 13 साल से हम राह देख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, मेरा भाई मजदूरी करता है। हम अपनी मांग कहाँ लेके जाए सर? प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए सर। આપણે ગુજરાતની જે પીડા છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, આદર્શ સ્કૂલમાં સાહેબનો એક પ્રશ્ન છે કદાચ. हाँ सर, इनको आज भी तनख्वाह हर महीने का 30 रुपया ही देते हैं, तो वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे. नमस्कार सर, मैं अशोक लोबाना बात कर रहा हूँ सर. टाट गुजरात में टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट जो 9 से 12 की जो शिक्षक भर्ती है 2021 में हुई, उसके बाद नहीं हुई है, जो 1.20 का जो वेटिंग है वो हम करेंगे यूँ करके उन्होंने बोला था. आज दिन तक नहीं हुआ. हमने मुख्यमंत्री श्री, शिक्षण मंत्री श्री और जो भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं उनको हमने 40 से ज़्यादा बार हमने रजूआत की है, और उसी के साथ एक आदर्श निवासी शाला जो उसको बोलते हैं उसके लिए भी भर्ती का हमें यही बोला है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. बस यही जवाब है सर. તો બધા મિત્રોની જે રજૂઆત છે એ આપણી પાસે છે. સાહેબશ્રીની સાથે જશે ટીમ સાથે. તમારા બધાના મુદ્દા આવી ગયા છે, LRD મુદ્દા આવી ગયા છે, તમામ મુદ્દા આવી ગયા છે. હવે આપણે સાહેબને સાંભળી તમારા મુદ્દા. તમે આવ્યા છો, જો મુદ્દા તમે રજૂઆત 40 વખત કરી, કોઈ સાંભળ્યું નથી. સાહેબ સાંભળવાના છે અને સમાધાન પણ આપણને બતાવવાના છે. તો તમારી જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે અરવિંદ કેજરીવાલજી સાહેબને સાંભળીએ. एक बार जोर से भारत माता का सब लोग मिलके जयकारा लगाएंगे. सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे. आज गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी युवा साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. मुझे बेहद खुशी है आज मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब भी पंजाब से आप सब लोगों से मिलने के लिए आए हैं. अभी हमारी बहन की आंसू देख के मेरा भी दिल पसीज गया. युवाओं को रोने नहीं देंगे हम लोग, युवाओं को रोना नहीं है. शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि इन लुटेरों से लड़ेंगे. इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया. भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए थोड़ी अपनी जान दी थी. उन्होंने सोचा भी नहीं था भगत सिंह ने कि एक दिन आज़ाद होगा देश और ये हाल हो जाएगा कि युवाओं को रोना पड़ेगा एक सभा के अंदर. इसे ठीक करना है, हम सबको ठीक करना है, मिलके ठीक करना है कि नहीं करना है? गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है.
27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, अब जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को, अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं है ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? आप लोग इनको अभी तक वोट इसलिए देते थे कि इनको वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, कांग्रेस तो और भी खराब है, तो इसलिए मजबूरी में इनको वोट देना पड़ता था। इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार एक ईमानदार पार्टी है, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई राजनीति है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरियां भी मिलेंगी। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं, तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। कौन पार्टी भविष्य दे सकती है? भाजपा भविष्य दे सकती है? कांग्रेस भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी भविष्य दे सकती है। मैं इन दिनों में खूब घूमा हूं गुजरात के अंदर, खूब घूमा हूं, और गुजरात के युवाओं के साथ मिलकर हमने पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से गुजरात के एक एक युवा के लिए हमें रोजगार तैयार करना है। और हम हवा में बात नहीं करते। दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया दिल्ली के अंदर। 12 लाख, वेबसाइट के ऊपर है सारा, 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान जी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए सरकार के, ये ऑलरेडी 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल चुके हैं, और अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। और जब तक आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, आपके घर का खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, हमने तय किया है कि हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात आया था, एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा वहां पे कुछ भाजपा वालों के युवा बच्चे आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना चालू किया, मोदी मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, मैं आपको आपका नारा बदलने के लिए कभी नहीं कहूंगा, आप उन्हीं का नारा लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता आपको भी दूंगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं और हमारे नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत देश हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, ये कहते हैं ना फ्रीबी 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दोगे, पैसा कहां से आएगा, इतने रोजगार कहां से दोगे, पैसा कहां से आएगा।
पंजाब की जब बागडोर संभाली भगवंत मान साहब ने, पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल इतना ज्यादा इस घाटा चल रहा था। इन्होंने आते ही पंजाब के अंदर 20,000 नई नौकरियां दे दी, कई बच्चों को पक्का कर दिया, पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी। कहां से पैसा आया? चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उससे पैसा बचने लगा। इनका मैं देख रहा था, शायद काफी जीएसटी के अंदर 25% के करीब रेवेन्यू बढ़ गया, 25% रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों? पहले जो चोरी करते थे लोग, वो अब देखने लगे कि अच्छी सरकार आ गई है, स्कूल अस्पताल बना रही है, लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया, चोरी बंद हो गई। इन लोगों ने इतनी चोरी कर रखी है, इतनी चोरी कर रखी है, इन लोगों ने सारा पैसा, इन नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अगर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा वो खत्म हो सकता है। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने, गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? गुजरात में अभी सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी, कई लोग बोल रहे थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में पता है आप लोगों को कि अच्छे हो गए? पता है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार किए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो गया, गुजरात के सरकारी स्कूल भी, सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अभी बहुत सारे टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचरों की बहुत सारी कमी है। अभी कह रहे थे कंप्यूटर टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। केवल कंप्यूटर नहीं, मुझे पता चला साइंस के भी बहुत सारे टीचरों की कमी है। हर स्कूल के अंदर टीचरों की इतनी सारी नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने बच्चों को, हर क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए। अभी मैंने सुना एक एक टीचर 5-5 क्लासों को साथ बिठा के पढ़ाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, स्कूल ही नहीं खुलते हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं। इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इतने नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी, नई टीचरों की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, इतने सारे नए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे। उन सरकारी स्कूलों में इतनी नई टीचरों की पोस्टें आएंगी, इतना नया स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी। अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी। उसी तरह से इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने कोने कोने में हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। गुजरात में हमें कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, कम से कम 20,000, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 5 लोगों की पोस्ट होती है। 1 लाख पोस्ट तो यही हो गई मोहल्ला क्लिनिक में। हमें जो सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात के अंदर, उनका बुरा हाल है कि नहीं है? इलाज नहीं होता कुछ भी। ये सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे तो इतने सारे नए डॉक्टर रखने पड़ेंगे, नई नर्सें रखनी पड़ेगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, इतनी नई पोस्टें क्रिएट होंगी।
और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता, चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता, उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती है। होता कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे हम। और ये जब देखो इनका पेपर फूट जाता है, इनका कुछ समझ नहीं आता। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं। ये इन्होंने पिछले कुछ सालों में सर अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता, अगर गुजरात का सिस्टम ठीक होता तो कोई भी पेपर न लीक होता। हाँ। इनके 31 घोटाले हो चुके हैं पेपर लीक में, और 21 पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है सीबीआई की मनीष सिसोदिया के यहां। पेपर लीक होता है गुजरात में और रेड होती है आम आदमी पार्टी के यहां गुजरात के, दिल्ली के अंदर। 2014 में चीफ ऑफिसर का पेपर फूट गया, 2015 में तलाटी का पेपर फूट गया, 2016 में जिला पंचायत तलाटी का पेपर फूट गया, 2017 में 12वीं क्लास का बायोलॉजी का पेपर फूट गया, 2017 में जीटीयू सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फूट गया, 2018 में टेट का पेपर फूट गया, 2018 में मुख्य सेविका का पेपर फूट गया, 2018 में नायब चिटनिश का पेपर फूट गया, 2018 में लोक रक्षक एलआरडी का पेपर फूट गया, 2018 में बिन सचिवालय का पेपर फूट गया, 2018 में बीएड का पेपर फूट गया, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर फूट गया, 2021 में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का पेपर फूट गया, 2022 में वन रक्षक का पेपर फूट गया। इस बार आप इनका पेपर फोड़ दो। पेपर क्यों फूटता है? दिल्ली में तो पेपर नहीं फूटता। मैं 7 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक भी पेपर नहीं फूटा। 6 महीने से ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक भी पेपर नहीं फूटा। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं उनके साथ। पेपर फूटता है क्योंकि ये लोग पेपर फुटवाते हैं, इनके लोग हैं जो पेपर फोड़ते हैं। इतने सारे पेपर फूटे लेकिन कोई भी मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। 2-4 ऐरे गैरों को पकड़ के जेल में भेज देते हैं। कोई इनका नेता जेल गया पेपर फूटने के लिए? हमारी सरकार आएगी 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सबकी जांच दोबारा खोलेंगे और इनके नेताओं को जेल भेजेंगे, एक को भी नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, एक एक इनके नेता को जेल भेजेंगे। मुझे पता है वो सुन रहे होंगे इसको देख के बैठ। एक एक इनके नेता को और भविष्य में गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद एक भी पेपर नहीं फूटेगा। दिल्ली में भी नहीं फूटा, पंजाब में भी नहीं फूटा और गुजरात में भी नहीं। और अगर कोई हिम्मत करेगा तो हम कानून लेके आएंगे, 10 साल की कड़क सजा देंगे उसको जो पेपर फोड़ेगा। दोस्तों, एक और मेरे पास कई सारे एजिटेशन चल रहे हैं यहाँ पे। किसानों का चल रहा है, हेल्थ वर्कर्स का चल रहा है, आशा वर्कर्स का चल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का चल रहा है,
एक्स आर्मी वालों का चल रहा है, वीसीज का चल रहा है, टीचर्स का चल रहा है, फॉर ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात ही सड़कों पे बैठा हुआ है। इतने सारे लोग दुखी हैं, इतने सारे लोग दुखी हैं। और आजकल एक नारा भी चल रहा है, 1 कटोरी 2 समोसा। एक कटोरी 2 समोसा, 1 कटोरी 2 समोसा। इस बार भगा दो इन लोगों को। अभी कई सारे लोगों ने, हाँ जी, भगा दिया। हाँ, आज दिवाली कल दिवाली, आज दिवाली कल दिवाली। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक टीवी में प्रोग्राम भी देखा था, गुजराती टीवी चैनल में। उसमें पता चला कि एक नेता भाजपा का पुराना मंत्री है, वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को उसने व्हाट्सएप भेजा, बोला कमल के आसपास कीचड़ बहुत हो गया है, ये कीचड़ हाथ से साफ नहीं होगा, झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी। हमारी सरकार आएगी तो कुछ लोगों ने पूछा कि भर्ती कैलेंडर एडवांस में जारी, मैं आज भर्ती कैलेंडर जारी करके जा रहा हूं। दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में तलाटी के पेपर होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल एंड तक सबकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मई में टीएटी और टीईटी, टैट और टेट 1 और 2, इन दोनों के तीनों के एग्जाम मई में होंगे और जुलाई में नतीजे आ जाएंगे। जुलाई के महीने में टीचर से और सारे सरकारी एम्प्लॉयज से पूछा जाएगा कि आपको कौन से जिले में पोस्टिंग चाहिए। जो जिस जिले में मांगेगा उसको उस जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी लिस्ट बनेगी कि अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है, और फिर अगस्त के महीने में इनकी टीचरों की पोस्टिंग का, टीचरों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू होगा और अक्टूबर तक सारे टीचरों की भर्ती का काम पूरा करके सबको पोस्टिंग दे दी जाएगी। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती का प्रोसेस अगले साल नवंबर में शुरू होगा और दिसंबर में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। हर पेपर की एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। वो वेटिंग लिस्ट 1 साल तक मान्य होगी। जैसे अभी कई सारे लोगों का मैं देख रहा था, सबकी प्रॉब्लम वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट हर उसकी बनाई जाएगी। 1 साल तक अगर उसमें कुछ भी खाली होता है उसके अंदर, तो वो 1 साल तक, कुछ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भी कंप्यूटर टीचर की मैंने बोला कि नई पोस्टें भी क्रिएट करेंगे और भर्ती भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए मान्य होगी और उस वेटिंग लिस्ट के उसके बाद जितनी उसमें वैकेंसी आएगी वेटिंग लिस्ट से भर्ती होती रहेगी। पहले सीनियर पोस्ट भरी जाएंगी, उसके बाद फिर जो जो वैकेंसी होगी उसके हिसाब से फिर जूनियर पोस्टें भरी जाएंगी। जब भी आप कोई सरकारी पेपर देने जाते हो, सरकारी पेपर देने जाने के लिए आपका बस का किराया मुफ्त होगा। और अभी किसी ने बोला कि चुनाव के टाइम होते हैं तभी पोस्ट वो करते हैं, पेपर शुरू, भर्तियां शुरू करते हैं, 5 साल तक कुछ काम नहीं करते। मैंने आपको दिखाया कि फरवरी से ही भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी, जैसे पंजाब में उन्होंने और 20,000 नौकरियां दे दी हैं, तो हमारा जैसे ही सरकार बनेगी भर्ती का काम शुरू हो जाएगा। और गुजरात में 80% प्राइवेट नौकरियां गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। ये वाला चुनाव, हमारी आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है, क्रांतिकारी विचारों से बनी है, नए विचारों से, नई राजनीति से बनी है। और ये युवाओं की पार्टी है, युवाओं को बहुत अच्छी लगती है। जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो फिर कट्टर, ये तो देखो भाई मैं तो जिंदगी भर बीजेपी का था, मैं तो जिंदगी भर कांग्रेस का था, वो फिर सुनते। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने अपने घर में सबके वोट डलवाना।
हर युवा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गुजरात के बदलाव की जिम्मेदारी गुजरात के युवाओं को लेनी पड़ेगी। दिल्ली के युवा खड़े हुए थे तब दिल्ली बदली थी, पंजाब के युवा खड़े हुए थे तब पंजाब बदला था। अब टाइम आ गया गुजरात के युवाओं को खड़े होने का, अगर गुजरात बदलना है तो। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं देखता हूं रोज ये लोग मेरे को इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल कुत्ता है, कमीना है, फलाना है। मेरा क्या कसूर है? मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपको रोजगार दे दूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं आपके अस्पताल बनवा दूंगा। अगर ये लोग कर लेते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने नहीं किया इसीलिए मेरी जरूरत पड़ी। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हूं, स्कूल बनवाने आते हैं, अस्पताल बनवाने आते हैं, उसके लिए मेरे को वोट दे देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है युवाओं को इस बार का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव जो है वो एक किसी क्रांति से कम नहीं होगा, किसी आंदोलन से कम नहीं होगा। आप सभी युवाओं को इसकी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। भारत माता की। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोगों के कई प्रश्न बाकी होंगे। क्या है? સાંભળો, જે કાંઈ પ્રશ્નો બાકી રહી ગયા છે અહીંયા ઘણા બધા મળ્યા છે, બધાનો અભ્યાસ થશે। સાહેબ બોલ્યા કે ન બોલ્યા બધા જ પ્રશ્નોને ધ્યાને લેવામાં આવશે। તમારો કોઈ પ્રશ્ન બાકી હોય તો અહીંયા પહોંચાડી દેજો। ઓકે, તમારા બધાના પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લઈ લેશું। હું અહીંયા જ છું, હું ધ્યાનમાં લઈ લેશું। माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए, माइक दीजिए। બોલો, એમ બોલો ને, વાંધો નહીં, ત્યાંથી જ બોલો।